हर तस्वीर में कहानी आप देख पा रहे हैं, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। न्यूज 18 के कैमरामैन पर हमला किया गया है। कैमरामैन नागेंद्र के साथ हाथापाई हुई है। जंतर मंतर पर यह हमला किया गया, उनके साथ हाथापाई की गई है। किसानों के प्रदर्शन के दौरान हमला किया गया। कैमरामैन नागेंद्र के साथ हाथापाई हुई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जंतर मंतर पर किसान कर रहे हैं प्रदर्शन और इसी दौरान हाथापाई की गई है। और कैमरामैन नागेंद्र के साथ हाथापाई की जो तस्वीरें हैं, तब की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अपना कैमरामैन कहाँ है? विपिन, मैं लेकर कैमरा से कैमरा लेकर कैमरा जल्दी से मना किया, उसने इससे निकाली और मेरे सर पर मारने की कोशिश करी। मैंने अपने आप को बचाव किया तो अरे भाई से मत पुलिस को दूंगा, पुलिस से पुलिस के कोई नहीं दे रहा था। मैं क्या उसके हाथ को उठाया भाई साहब, फोन की थोड़ा बात कर लेता। इस वक्त मैं जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। मीडिया कर्मी और किसानों के बीच में हाथापाई होती है और न्यूज 18 के कैमरामैन नागेंद्र गोसाई के ऊपर हमला किया जाता है। साफ तौर पे उनके पास किसान मोर्चा द्वारा निर्धारित एक आईडी कार्ड भी होता है। क्या कुछ आपको दिखाना चाहूंगा कि ये चोट आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चोट लगी है और कहीं ना कहीं उस व्यक्ति विशेष ने वो यहाँ पर क्या करने आए और उन्होंने मीडिया कर्मी पर इस तरीके से जानलेवा हमला क्यों किया प्रशासन के होते हुए भी। सवाल क्या कुछ हुआ नागेंद्र जी आपके साथ? देखिए, यहाँ पे सारे लोग लाइव कर रहे थे। वो बंदा जो वहाँ से आया वो कुछ अब्यूजिंग मीडिया को गाली दे रहा था, गोल्डी मीडिया ये वो, इवन वो बहुत गंदी गालियां देने लग गया था। हमने लोगों को उसको स्टॉप किया। देन उसने क्या अपना स्टिक निकाली और सीधे मेरे सर पे मारने की कोशिश की। मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट किया तो सारा मैं इंजर्ड हो गया। यही चोट मेरे सर पे लगती तो शायद यहाँ पूरा फट चुका होता। बिल्कुल आपत्तिजनक तत्व जंतर मंतर पर कैसे पहुंचते हैं, क्योंकि इन लोगों को आईडी कार्ड के माध्यम से ही यहाँ पर लाया गया है और इस तरीके की चोट कहीं ना कहीं एक मीडिया कर्मी पर जो समाज की जनता की आवाज बुलंद करता है उस पर क्यों होता है, ये बहुत बड़ा सवाल शासन प्रशासन पर है। कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज 18 नई दिल्ली। और चलिए आते हैं उस कार्यक्रम की तरफ जिसका नाम है हर तस्वीर में कहानी है। सबसे पहले रसगुल्लों की बात कि रसगुल्ले का नाम आते ही मुंह में पानी आ जाता है और ऐसे में आपको गया के प्रसिद्ध गलफाड़ रसगुल्ला की कहानी भी बताते हैं, जिसे पंडित जी के रसगुल्ले के नाम से जाना जाता है। आखिर क्यों ये खास है रसगुल्ला और इसे गलफाड़ क्यों कहा जाता है, इन तस्वीरों के जरिए जानिए। मिठाई का राजा रसगुल्ला, नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। वैसे आपने रसगुल्ले तो जरूर खाए होंगे, हर साइज के रसगुल्ले का स्वाद चखा होगा, लेकिन क्या आपने 1 किलो का रसगुल्ला देखा है? आमतौर पर कई रसगुल्ले मिलकर 1 किलो होते हैं, लेकिन यहां तो एक रसगुल्ला ही बटखरे पर भारी पड़ रहा है। जी हां, ये रसगुल्ला बेहद खास है। गया के पंचानपुर मोड़ का प्रसिद्ध ये है गलफाड़ रसगुल्ला, जिसे पंडित जी का रसगुल्ला भी कहा जाता है। बेहद स्वादिष्ट इन रसगुल्लों का आकार बेहद बड़ा होता है। 1 किलो तक का रसगुल्ला, वजन इतना कि एक परिवार के लिए एक रसगुल्ला ही काफी होता है। क्यों खींचे चले आते हैं मिठाई के शौकीन पंडित जी की दुकान पर, सुन लीजिए। डायबिटीज है, उसके बावजूद भी यहाँ 5-6 रसगुल्ला बड़ा वाला खा जाते हैं, इसलिए कि इतना टेस्टी कहीं नहीं मिलता है। जिस समय हम लोग पढ़ते थे कृष्ण सिन्हा कॉलेज टिकारी में 68 में एडमिशन लिया था, उस समय यहाँ जीप से आते थे लोग अफसर गया से और रुक कर मिठाई खाते थे। गलफाड़ रसगुल्ला अधिकारियों से लेकर देश के नामचीन नेताओं को भी भा चुका है। लाल कृष्ण आडवाणी, नीतीश कुमार हों या फिर लालू यादव, सभी ने इस बेहद खास रसगुल्ले का स्वाद चखा है। यहाँ के रसगुल्ले इलाके में शगुन के तौर पर भी प्रसिद्ध हैं। आम पब्लिक हो या फिर छात्र, सभी इस दुकान के
रसगुल्ले खाकर शगुन बनाते हैं। कर्पूरी ठाकुर आके खाए हैं, लालू यादव के यहाँ भी गए हैं, नीतीश कुमार के यहाँ भी जाते हैं। यहाँ अभय कुशवाहा जो है ना, वह जो है बर वक्त ले जाते हैं पटना ले जाने के लिए। और फिर यह बहुत सारे नेता लोग ले गए। 69 से 74 तक लगभग नमकीन का काम यहाँ होते रहा। उसके बाद 74 से मिठाई का काम शुरू हुआ, जो कि दिन प्रतिदिन बढ़ते गया। पंडित जी की मिठाई की इस दुकान पर आपको 50 ग्राम से लेकर 1.5 किलो तक के रसगुल्ले मिल जाएंगे। रसगुल्ले के अलावा और भी दूसरी मिठाइयां आपको यहां मिल जाएंगी। तकरीबन 50 साल पहले रामचंद्र मिश्र ने मार्च 1969 में पंचानपुर मोड़ पर झोपड़ी में इस दुकान की शुरुआत की थी। ब्राह्मण समाज से आने के चलते पंडित जी का लोगों ने मिठाई दुकान खोले जाने पर मजाक भी उड़ाया। इन सब की परवाह किए बगैर पंडित जी की दुकान ऐसी चल पड़ी कि आज पंचानपुर मोड़ की पहचान इस मिठाई की दुकान से ही होती है। 1999 में पिता के निधन के बाद से उनके 4 बेटे इस दुकान को बखूबी चला रहे हैं। एलन लीली, न्यूज़ 18 गया। स्कूलों में तो आपने छात्रों को प्रार्थना करते देखा होगा, लेकिन क्या सरकारी दफ्तरों के कर्मचारियों को प्रार्थना करते कभी आपने देखा है? ज्यादातर लोगों का जवाब ना में होगा, लेकिन झारखंड की राजधानी रांची के एक प्रखंड कार्यालय में अधिकारी से लेकर कर्मचारी सभी ड्यूटी शुरू करने से पहले हर रोज प्रार्थना करते हैं। स्कूली बच्चों को कक्षाएं शुरू होने से पहले ऐसे ही प्रार्थना करते आपने देखा और सुना होगा। लेकिन ये ना तो स्कूल कैंपस है और ना ही ये स्कूल छात्र। ये तमाम लोग तो सरकारी कर्मचारी हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। वे कर्मचारी जो दफ्तरों में लेट लतीफी के लिए जाने जाते हैं। लेकिन रांची जिले का ओरमांझी प्रखंड कार्यालय इस मिथक को तोड़ने में लगा है। यहाँ रोजाना काम की शुरुआत प्रार्थना से होती है। रोजाना सुबह 10:30 बजे प्रार्थना का समय निर्धारित है और इस प्रार्थना में बीडीओ, सीओ के अलावे सभी कर्मचारी उपस्थित होते हैं। पूर्व के प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा ये शुरू किया गया था और इस परंपरा को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। ये अच्छी परंपरा है। काम करने से पहले अगर ईश्वर को याद किया जाए तो दिन अच्छा जाता है। प्रार्थना करने के बाद एक अजीब सा ऊर्जा उनमें या हम में उत्पन्न होती है। ये अनुशासन, समय पाबंदी, हर चीज इससे फॉलोअप होता है। ओरमांझी प्रखंड कार्यालय झारखंड का संभवतः पहला ऐसा दफ्तर है जहां कर्मचारी रोजाना प्रार्थना करते हैं। ऐसी तस्वीरें देश के दूसरे राज्यों में भी शायद ही देखने को मिलती है। लेकिन 5 साल पहले ओरमांझी के तत्कालीन वीडियो अभिनव स्वरूप ने जिस परंपरा की शुरुआत की, उसे आज भी कर्मचारी नियम बनाकर निभाते चले आ रहे हैं। हमारे जो वीडियो पूर्व थे, जो अभिनव कुमार स्वरूप, वो सर धीरे धीरे सारे लोग को टास्क और ये प्रार्थना का विषय में बोले कि हम लोग जब स्कूल समय से कर सकते हैं तो लोग कभी कोई भी कार्य शुरू करने से पहले प्रार्थना करेंगे, ताकि अपने अपने घर से जिस तरह से लोग आते हैं कि बहुत सारा काम है, लेकिन यहाँ प्रार्थना करने के बाद सब जो कार्य करना है उस पर ज्यादा इन्वॉल्व होंगे। प्रार्थना यानी निवेदन, प्रार्थना यानी परमात्मा को नमन। इस प्रार्थना में अनुशासन और समय की पाबंदी का राज भी छुपा है। शायद यही वजह है कि ओरमांझी प्रखंड कार्यालय में आपको बड़े साहब से लेकर छोटे कर्मी तक समय पर दफ्तर में मिल जाएंगे। वाकई ऐसी अनूठी परंपरा दूसरे सरकारी दफ्तरों के लिए भी मिसाल बन सकती है। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। टीवी पर तेल शैंपू का एड देखकर महिलाएं भी सोचती होंगी कि काश उनके बाल भी ऐसे होते, यूं ही लंबे होते। लेकिन बगहा की एक महिला अपने 16 फीट लंबे बालों से परेशान है। आखिर सुनैना देवी की पीड़ा क्यों है और क्यों बेहद लंबे हो चुके बाल उनकी जिंदगी में परेशानी का सबब बन चुके हैं? तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश कीजिए।
अमूमन आपने किसी महिला के 4-5 फीट लंबे बाल की कहानी तो सुनी होगी, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि महिला अपने बढ़ते बालों से परेशान है। इन जटाओं के कारण ये न तो कहीं जा सकती है और ना ही किसी से मिल सकती है। खुद अपने बालों से परेशान ये महिला है सुनैना देवी, जो बगहा के भैरवगंज इलाके की रहने वाली है। आप देख सकते हैं कैसे 16 फीट तक लंबे हो चुके इन बालों को लेकर उनके लिए आराम से बैठना भी मुश्किल हो रहा है। गोदी में लेकर चला तानी, गोदी में लेकर उठा तानी, बैठा तानी, धोए में बारिश से फूल लागता तो साफ करता नहीं, हमारा शरीर से कमजोर हो गए। लंबे बालों वाली इस महिला के चलते सुनैना के पति ने इसे छोड़ दिया था, जिसके बाद ये महिला एक मंदिर के बाहर रहने लगी। लेकिन फिर कुछ सालों बाद सुनैना का पति उसकी जिंदगी में लौट आया। अपने बालों से परेशान सुनैना जमीन पर गिर जाने के डर से अपना सारा काम छोड़कर दिन भर बालों की देखभाल ही करती है। बीते 15 सालों में अपने बालों के अचानक इतने बड़े हो जाने के चलते सुनैना काफी मुश्किलों का सामना कर रही है। चाहकर भी सुनैना बालों पर कैंची नहीं चला सकती, क्योंकि इन उलझे बालों को काटना ही असंभव सा हो गया है। अपनी इस अनोखी बीमारी से परेशान सुनैना अब प्रशासन और सरकार से मदद की गुहार लगा रही है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, बगहा। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है, ये किसी से छिपा नहीं। लेकिन कोरोना जैसे वक्त में भी यदि सरकारी अस्पतालों में बिजली गुल रहे, ऑक्सीजन पर चल रहे मरीजों की सांसें फूलने लगे, तो आप क्या कहेंगे। लेकिन गोपालगंज की कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई है जो हेल्थ सिस्टम को मुंह चिढ़ाती हैं। अंधेरों के बीचों बीच पंखे हाँकती ये महिलाएं प्रशासन की बदहाली दर्शा रही हैं। ये तस्वीरें हैं गोपालगंज के सदर अस्पताल की, जहां पहले से ही जिंदगी से जंग लड़ रहे मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए कैसे परिजन अपने अपने मरीजों के लिए पंखे हाँक रहे हैं। कहीं अस्पताल में मौजूदा डॉक्टर मोबाइल की रोशनी से इलाज कर रहे हैं, तो कहीं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगाए मरीजों की दिक्कतें रोकते नहीं रुकती। घंटों बत्ती गुल रहने से हर कोई परेशान है। मरीज लेकर आए हैं, ऑपरेशन वाला मरीज में, और लाइट कट हुआ है, 40 मिनट हो गए। क्या दिक्कत हो रहा है? गर्म से बहुत परेशान हो गया, गर्मी से। कितना आदमी ऐसा है जो लाइट नहीं दे रहा है। जहां इमरजेंसी वार्ड में घंटों कटी बिजली से अफरा तफरी का माहौल है, वहीं अस्पताल प्रबंधन की बिजली ठीक करने की हर एक कोशिश नाकाम है। कोरोना काल के दौरान मरीजों के अस्पताल पहुंचने का सिलसिला जारी है और इसके अलावा कई ऑपरेशन करवाए मरीज भी अस्पताल प्रबंधन की नाकामी के शिकार होने को मजबूर हैं। कोई घुटन महसूस कर रहा है तो किसी को सांस लेने में परेशानी है। वैसे बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल किसी से छिपा नहीं। ऐसे में कोरोना के दौर में गोपालगंज सदर अस्पताल के हालात हेल्थ सिस्टम में व्याप्त कुव्यवस्था को दर्शा रहे हैं। जिस सिस्टम को दुरुस्त करने का दावा सरकार और विभागीय मंत्री बार बार करते हैं, वहां से आ रही ऐसी तस्वीरें उन दावों को मुंह चिढ़ा रही हैं। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। तो सरकारी स्कूलों में संसाधन की कमी के साथ ही समस्याएं दूर किए जाने का दावा जरूर होता है, लेकिन शेखपुरा में विभागीय लापरवाही का आलम यह है कि शिक्षा का मंदिर तबेले में तब्दील है। छात्रों की जगह जानवर आपको विचरते वहां दिखाई देंगे और कक्षाओं में भूसे भरी बोरियां आपको मिलेंगी। और इन तस्वीरों को आप देखिए। मुश्किल है, ये बिल्कुल तबेला बन चुका है। यहाँ जानवरों का अड्डा है और कीचड़ पूरा है, कहीं बच्चे आ भी नहीं सकते हैं। पंचायत में जो स्कूल बने उसमें स्मार्ट क्लास भी चलाया जाना है। और ऐसा नहीं मना किसी को करते हैं कि बकरी क्यों है, नहीं है, ना ही कुछ ऊपर से आदेश देते हैं कि मतलब क्यों यहाँ पे बकरी है। भूसे भरे हुए बोरे, बरामदे में बंधी हुई बकरियां, आराम फरमाते और भोजन का स्वाद चखते आवारा कुत्ते। जिस भवन की ये दोनों तस्वीरें आप देख रहे हैं वो किसी तबेले की नहीं बल्कि शेखपुरा जिले के एक हाई स्कूल परिसर का नजारा है। बिल्कुल सही सुन और देख रहे हैं आप।
बरबीघा प्रखंड के जगदीशपुर गांव का यह उत्क्रमित उच्च विद्यालय है। कोरोना काल में यहाँ छात्र नहीं आ रहे तो ये शिक्षा का मंदिर जानवरों का बसेरा बन गया है। विभागीय लापरवाही की हद ऐसी कि मास्टर साहब यहाँ आते जरूर हैं, लेकिन खाना पूर्ति कर बस चलते बनते हैं। सवाल पूछने पर कोई जवाब नहीं मिलता, तभी तो ग्रामीणों में आक्रोश है। बना है यहाँ उस विद्यालय पढ़ाने के लिए बकरी जानवर बनाता है, कटुआ रखाता है, सब तो कहीं आज तक बोलवे नहीं किए हैं क्या क्यों रखता है क्या नहीं रखता है। लगता है कि रेंटर लेते हैं, क्या लेते हैं। जब से लॉकडाउन लगा है स्कूल खुला ही नहीं है, टीचर आते हैं सिर्फ अपना हाजिरी मारते हैं और घर चले जाते हैं। और लगता है ना ही मना किसी को करते हैं कि बकरी क्यों है नहीं है, ना ही कुछ ऊपर से आदेश देते हैं कि मतलब क्यों यहाँ पे बकरी है। गाड़ी घोड़ा यहाँ से पार होता है, पाइप फट जाता है, कभी कोई मतलब अथी नहीं करते हैं। बात केवल तबेला बने इस भवन की ही नहीं, बरसात के दिनों में स्कूल परिसर कीचड़ में तब्दील हो चुका है। बजाय इसके कि मिट्टी वाली जगह को कंक्रीट से दुरुस्त किया जाए, शिक्षक या फिर हेडमास्टर किसी को भी इससे वास्ता नहीं। विभाग से मिले आदेश का पालन करना ही जरूरी है। सो चले आते हैं स्कूल, कुछ देर समय बिताते हैं शिक्षकों के कमरे में और फिर चले जाते हैं। कक्षाओं में ताले जड़े हैं, अंदर कमरे में फैली गंदगी का तो अंदाजा ही लगाया जा सकता है। यह हाल है शेखपुरा के सरकारी हाई स्कूल का, जो बताने के लिए काफी है कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर विभाग और शिक्षक कितने गंभीर हैं। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, शेखपुरा। सुपौल में कोसी बांध बचाने की जिम्मेदारी जल संसाधन विभाग को सौंपी गई है, लेकिन विभाग की कार्यशैली पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि निर्माण कार्यों में बाल मजदूरों को लगाया जा रहा है। न्यूज़ 18 के कैमरे में जब बाल मजदूरी की तस्वीरें कैद हुई तो बैकफुट पर आए विभाग के अधिकारी की बोलती बंद हो गई। नदी के किनारे चल रहा ये काम कोसी तटबंध की सुरक्षा को लेकर किए जा रहे हैं, लेकिन ये क्या, यहाँ तो मजदूरों की जगह बाल श्रमिकों से ही काम लिया जा रहा है। कोसी तटबंध के 66 नेमुआ स्पर पर बालू भरे बोरों की ढुलाई हो या फिर दूसरे अन्य काम, न्यूज़ 18 के कैमरे में कैद तस्वीरें बता रही है कि यहाँ पर काम कराने की जिम्मेदारी जिस जल संसाधन विभाग के जिम्मे है, वो महकमा कितना लापरवाह है। वैसे सवाल पूछे जाने पर यहाँ काम करने वाले बच्चे बहाना बनाते ही नजर आए। काम कर रहा है यहाँ, कब से कर रहा है? कितना डेटा है तुमको? अब सारे खाता है। खाना लेकर आया ना तो उसे बोरा पकड़ दिया, अब क्या करो बच्चे का। हालांकि जब विभाग के अधिकारी से हमने सच्चाई जानने की कोशिश की तो वे ऐसे सवालों से अनजान दिखने की कोशिश करते दिखे। नहीं, हमको मालूम नहीं, इसकी जानकारी नहीं हमको। आप ही के साइड पर सर जहाँ बैठे हुए हैं वहीं सर बच्चों द्वारा काम कराया जा रहा है। सुपौल में एक तरफ तो श्रम विभाग की ओर से छापेमारी कर बाल श्रमिकों को मुक्त करा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे दृश्य खुलेआम यहाँ कराए जा रहे बाल मजदूरी को ही दर्शाते हैं। आरोपी ठेकेदारों पर कार्रवाई की जगह विभाग के अफसर मामले से पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में शासन और विभाग पर सवाल जरूर खड़े होते हैं। अमित झा, न्यूज़ 18। इधर बाढ़ में उग्र भीड़ ने मामूली विवाद पर सरेआम एक युवक की धुनाई कर दी। सीसीटीवी में कैद इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। स्वीट शॉप के बाहर हंगामा मचा हुआ है। मामूली विवाद को लेकर आग बबूला हुई भीड़ एक शख्स की धुनाई किए जा रही है। ये देखिए, चारों ओर से घिरे इस युवक पर हर तरफ से लात और मुक्कों की बरसात हो रही है। कभी कोई थप्पड़ जड़ रहा है तो कभी लात पर लात पड़ रही है। सड़क पर हो हंगामा मचा हुआ है और कुछ लोग बीच बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बावजूद उग्र भीड़ रुकने का नाम नहीं ले रही और वार पर वार किए जा रही है। मारपीट की ये घटना हुई बाढ़ के स्टेशन रोड स्थित एक मिठाई की दुकान में। शाम का वक्त था, इस समय ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। तभी ये शख्स पान खाकर सड़क पर थूक रहा था। जब वहां मौजूद लोगों ने इस हरकत पर टोका टोकी की तो वो माफी मांगने की बजाय उल्टा भड़क पड़ा। फिर क्या था,
इस लापरवाह शख्स की हरकत देखकर वहां मौजूद भीड़ गुस्से से आग बबूला हो गई और आओ देखा न ताओ शुरू हो गई युवक की जमकर धुनाई। कभी लात बरस रहे हैं तो कभी घूंसों से वार किया जा रहा है। गुस्से से लाल पीली भीड़ युवक को दबोचे हुए है और जमकर पिटाई की जा रही है। तब तक आसपास मौजूद लोग भी यहां पहुंच गए। कुछ लोगों ने विवाद को शांत कराने की कोशिश भी की, लेकिन उग्र भीड़ कहां किसी की सुनने वाली थी। लापरवाह शख्स पर थप्पड़ और मुक्के बरसाते रहे। मारपीट की ये घटना होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और देखते ही देखते तेजी से सोशल मीडिया में वायरल हो गई। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18, बाढ़। नेता और विधायक यूं तो अक्सर अपने समर्थकों के साथ घिरे रहते हैं, लेकिन क्या आपने डांस और ठुमके लगाते विधायक जी को देखा है? अगर नहीं देखा है तो हम आपको दिखा रहे हैं। सारठ के विधायक रणधीर सिंह का अनोखा अंदाज। जामताड़ा में पारिवारिक कार्यक्रम था। शिरकत करने के दौरान उन्होंने शानदार डांस किया। सोशल मीडिया पर डांस वायरल है। डीजे के गाने पर जोरदार डांस कर रहे ये जनाब है सारठ के बीजेपी के विधायक रणधीर सिंह। नेताजी का ये रूप शायद ही आपने पहले कभी देखा हो। देखिए कैसे रणधीर सिंह जी डांस के एक से बढ़कर एक स्टेप करते दिख रहे हैं। दरअसल रणधीर सिंह अपने समर्थकों के साथ पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने जामताड़ा के करमाताड़ प्रखंड के डुमरिया गांव गए थे, जहां पर वे जमकर डांस और गानों पर थिरकते नजर आए। विधायक जी का ये डांस वाला वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। अब विधायक जी का ये डांस भी देख लीजिए, जो कुछ महीने पहले ही सारठ के शादी समारोह में नाचने की है। कैसे बीजेपी के नेता जोरदार तरीके से डांस कर रहे हैं। शानदार डांस स्टेप दिखा रहे हैं। आप भी देख लीजिए और बोलिए वाह नेताजी वाह, क्या डांस है। सुमन भट्टाचार्य, न्यूज़ 18, जामताड़ा। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।